अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछले चंद दिनों से अखबार की सुर्खियों में और टेलीविज़न चैनल पे बम्बई का जो मामला पार्क का नाम टीपू सुल्तान रखने से मुताल्लिक़ शुरू हुआ है और बहुत सारे शरपसंद अनासिर ने उसके ख़िलाफ़ एक मोर्चा खोला है, तो मेरे जहन में आया कि मैं कुछ टीपू सुल्तान का तारुफ़ आप हज़रात के सामने पेश करूँ। नाज़रीन मोहतरम, अगर आप गौर करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान की तारीख़ में जितने बादशाह गुज़रे हैं उन तमाम बादशाहों में सबसे ज़्यादा अगर तारीख़ में नाइंसाफ़ी हुई है वो टीपू सुल्तान शहीद रहमहुल्लाह हैं। तो आइए मैं आपको लिए चलता हूँ तारीख़ की तरफ और टीपू सुल्तान मरहूम के कुछ अहम कारनामों को आपके सामने पेश करता हूँ। टीपू सुल्तान हिंदुस्तान का वो वाहिद हुक्मरान है जिसने मरते दम तक अंग्रेज़ के सामने, ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने घुटने नहीं टेके। टीपू सुल्तान हिंदुस्तान का वो पहला बादशाह है, सबसे पहले उसने मिसाइल टेक्नोलॉजी को डेवलप किया और उसका अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया। इसीलिए डॉक्टर APJ अबुल कलाम मरहूम उसका तज़किरा करते हुए लिखते हैं कि मुझे ये देखकर बड़ी खुशी हो रही है कि नासा में हिंदुस्तान के एक बादशाह टीपू सुल्तान को रॉकेट मैन की हैसियत से याद किया जा रहा है। टीपू सुल्तान रहमहुल्लाह ने हिंदुस्तान के डिफेंस सिस्टम को बहुत मज़बूत और मुस्तहकम किया था। उनके इस डिफेंस स्ट्रेटजी के सामने ब्रिटिश जो सुपर पावर कहा जाता था उस दौर का, उसने घुटने टेक दिए। टीपू सुल्तान वो हिंदुस्तानी है जिसने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास वाली पॉलिसी पर अमल किया। अगरचे के तारीख़ में उनके बारे में कुछ भी लिखा हो, लेकिन मुनसिफ मिजाज और तासुब का चश्मा हटाकर जिन मुअर्रिखीन ने टीपू सुल्तान के बारे में लिखा है, उन्होंने लिखा है कि वो बहुत ही नर्म मिजाज, मुनसिफ, अदल व इंसाफ करने वाला और बैनुल मज़ाहिब रवादारी का लिहाज रखने वाला, इसी तरीक़े से गैर मुस्लिमों के साथ हुस्न सलूक करने वाला, उनके हुकूक़ का लिहाज करने वाला एक बादशाह था। यही वजह है कि आप देखें कि उनका जो सबसे बड़ा ओहदा था उनकी सल्तनत में, वज़ीर आज़म का ओहदा, उस पर उन्होंने एक हिंदू को फाइज़ किया था जिनका नाम पुनिया पंडित था। इसी तरीक़े से उनके ख़जाने का जो ख़जानची था उसका नाम जो है कृष्णा राव था, एक नॉन मुस्लिम था, गैर मुस्लिम था। इसी तरीक़े से जब बर्मा मालाबार का इलाक़ा फ़तह हुआ तो वहाँ पर गवर्नर जिसको बनाया गया वो एक ब्राह्मण था। इससे मालूम होता है कि हज़रत टीपू सुल्तान रहमहुल्लाह ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास पर उन्होंने प्रैक्टिकल तौर पर करके दिखाया उन्होंने दुनिया को। टीपू सुल्तान हिंदुस्तान का वो पहला हिंदुस्तानी बादशाह है। वो नहीं चाहते थे कि अंग्रेज़ी कल्चर हिंदुस्तानी कल्चर पर गालिब आ जाए, इसलिए उन्होंने जब भी कोई त्यौहार होता था गैर मुस्लिमों का तो उनके त्यौहार की हौसला अफजाई करते थे, उनके लिए सहूलियात फ़राहम करते थे, उनके लिए फ़ंड्स मुहैया कराते थे। उनका मतमह नज़र सिर्फ़ ये होता था कि हिंदुस्तान की जो मुख्तलिफ़ तहज़ीबें हैं, यहाँ मुख्तलिफ़ मज़हब के मानने वाले जो लोग हैं, हर एक का अपना एक कल्चर है, हर एक का अपना एक लाइफ स्टाइल है, तो वो नहीं चाहते थे कि अंग्रेज़ के नापाक कदम यहाँ पर पड़े और उनकी तहज़ीब और उनका कल्चर यहाँ के कल्चर और यहाँ की तहज़ीब पर हावी हो जाए। टीपू सुल्तान हिंदुस्तान का वो वाहिद बादशाह है जिसने सबसे पहले किसानों के हक़ में आवाज़ उठाई। उस दौर में जो जागीरदाराना निज़ाम चलता था, उस जागीरदाराना निज़ाम को ख़त्म किया और किसानों को उनका हक़ दिलाया, उनके लिए रोज़गार के मौक़े फ़राहम किए, उनके लिए बहुत सारी सहूलियात और बहुत सारे ताउन हुकूमती ख़जाने से उनको दिए, जिसकी वजह से उस दौर में किसान जो है इस्टेब्लिश हो गया। टीपू सुल्तान वो हिंदुस्तान के पहले बादशाह हैं जिन्होंने आत्मनिर्भर भारत का सपना देखा और इस सपने को साकार करने के लिए, इसको सक्सेस करने के लिए उन्होंने बैंक्स कायम किए, उन्होंने फैक्ट्रियाँ कायम की, उन्होंने कारखाने बनवाए, यहाँ तक के बर्तन, रेशमी मसनूआत, इसी तरीक़े से बड़े बड़े जो कारखाने उन्होंने अपने रियासत में तामीर करवाए और उनका
हमेशा ये नज़र रहता था कि हिंदुस्तान आत्मनिर्भर हो, वो किसी और का मोहताज ना हो। हर चीज़ हिंदुस्तान को जिस चीज़ की भी ज़रूरत हो उसका प्रोडक्शन ख़ुद हिंदुस्तान ही में हो, और इसमें वो किसी हद तक कामयाब हो गए। इसके अलावा कई सारे वाक़यात तारीख़ की किताबों में मिलते हैं। सिर्फ मैं ये बतलाना चाहता हूँ कि आजकल ये जो प्रोपेगेंडा चल रहा है, ये जो प्रोपेगेंडा है वो दरअसल एक सोची समझी साजिश है और आलमी साजिश का हिस्सा है। टीपू सुल्तान एक वाहिद ऐसे बादशाह थे हिंदुस्तान में जिसके साथ अंग्रेज़ों को बहुत लड़ना पड़ा, उनका बहुत जानी और माली नुकसान हुआ, और वो अंग्रेज़ जो है उनको सबसे बड़ा अपना दुश्मन मानता था। जब तक टीपू सुल्तान की हुकूमत कायम थी उस वक्त तक अंग्रेज़ को ये यकीन नहीं हो रहा था कि उसका अब हिंदुस्तान पे मुकम्मल कब्ज़ा हो गया है। लेकिन जिस दिन टीपू सुल्तान रहमहुल्लाह की शहादत हुई, उस दिन अंग्रेज़ का जो अफसर था उसने ठंडी सांस लेकर कहा कि आज से हिंदुस्तान हमारा है। इससे अंदाज़ा होता है कि टीपू सुल्तान की दहशत और टीपू सुल्तान का रौब और दबदबा अंग्रेज़ों के दिलों में किस कदर था। तो इस वजह से अंग्रेज़ उन्हें बहुत नापसंद करते थे। टीपू सुल्तान की शहादत हुई और मैसूर पर अंग्रेज़ों का कब्ज़ा हो गया। तो मैसूर में जो श्रीरंगपट्टनम जो उस वक्त की राजधानी थी, तो वहाँ पर जो दस्तावेज़ात थे उसके ट्रांसलेशन की ज़िम्मेदारी ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अफसर जिसका नाम विलियम कर्क पैट्रिक था, तो उसको दी गई थी। तो जाहिर है कि उसने उसमें ज़बरदस्त तरीक़े से ख़यानत की और उसने एक सेलेक्टेड लेटर्स ऑफ टीपू सुल्तान के नाम से एक किताब लिखी। तो उसने इस बात की भरपूर कोशिश की है कि टीपू सुल्तान को ज़ालिम और जाबिर और हिंदू दुश्मन और मुतअस्सिब किस्म का बादशाह के तौर पर पेश किया जाए। उसके बाद जो भी मुअर्रिखीन आए हैं वो ब्रिटिश की लाइब्रेरियों से उन्होंने इस्तेफ़ादा किया और उनकी किताबों से इस्तेफ़ादा करते हुए वही प्रोपेगेंडे को उन्होंने अपनी किताबों में जगह दी। ये वाहिद ऐसा हुक्मरान था जिसने जामे शहादत तो नोश किया, लेकिन अंग्रेज़ के सामने घुटने नहीं टेके। उनका एक कौल बहुत मशहूर है, वो ये कहते थे कि शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ के 100 साला ज़िंदगी से बेहतर है। तो ये जितने भी उनके ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं वो सारे के सारे इल्ज़ामात गलत हैं, झूठ हैं। अंग्रेज़ों के सोचे समझे प्रोपेगेंडे के साजिश का शिकार होकर ये सारी बातें सामने आ रही हैं। हर एक की अपनी अपनी राय है, लेकिन हकीकत से हर एक को वाकिफ़ होना चाहिए।